नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा पृथ्वी की गतियों से संबंधित। हम लेके आए हैं पृथ्वी की गतियों से संबंधित प्रश्न। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्कर किसके कारण होते हैं? यहाँ पर हमें देखना है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि जब हम देखते हैं, एक तो हम किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाई। जब हम किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं हम परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। इसके बाद जब हम बात करें, हम अपने अक्ष पर खड़े खड़े, जैसे हम अपने अक्ष पर खड़े खड़े इस तरह घूमे, उसको कहेंगे हम परिक्रमण या फिर घूर्णन। तो यहाँ पर जो दिन और रात्रि है ये संभव हो पाते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहाँ पर होता क्या है, एक सतह पर प्रकाश पड़ता है और दूसरी सतह पर प्रकाश नहीं पड़ता, और जो प्रकाश का अभाव है वहां पर रात्रि, और जहां पर प्रकाश पड़ता है उसको हम जनरली दिन कह देते हैं। तो यहाँ पर होगा जो पृथ्वी का घूर्णन है उसी के कारण यहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात्रि संभव हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? इसमें पूछा है कि जो पृथ्वी है वह जो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब पृथ्वी घूमती है, जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो दो ग्रह ऐसे हैं जो इसके अपोजिट घूमते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर दो ग्रहों की, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, एक तो रहेगा हमारा शुक्र ग्रह और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा यूरेनस। अगर बात याद करने की हो तो हम इसको किस तरह याद करें, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो शुक्र ग्रह होता है दूरी के अकॉर्डिंग सूर्य से जो उसकी दूरी होगी वो सेकंड नंबर पर होगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं यूरेनस की, तो यहाँ पर ये होगा लास्ट सेकंड। तो यहाँ पर जो ये दो घूमते हैं, पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये होंगे पूर्व से पश्चिम। इसके बाद हमें एक बात और देखनी है, शनि ग्रह का जो शनि ग्रह है इसका एक उपग्रह है कोबे। ये होता क्या है, जो सारे ग्रह है और उपग्रह है ये लगभग पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन जो शनि का उपग्रह है कोबे, ये जो शुक्र है और यूरेनस है इसकी तरह ही घूमता है। कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम यह घूर्णन करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा जो पृथ्वी घूमती है वो होगी पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसमें पूछा है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो यहाँ पर 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड, या फिर 24 घंटे। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के घूमने की, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, जो पृथ्वी है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन, 365 दिन, 365.50 दिन और 365.75 दिन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में समय लगता है वो लगभग 365.242 इतने दिन का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जब हम एग्जैक्ट लेते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 225 ले लेते हैं। इस तरह होता क्या है, जब हम बात करते हैं 0.5 की, तो इस तरह 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, और 4 साल में इस तरह हम एक लीप ईयर को काउंट कर लेते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन हम काउंट करते हैं। इससे हम समय की जो गड़बड़ी है उससे हम बच जाते हैं। इसका आंसर रहेगा 365.25 दिन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी
ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। इसमें पूछा है कि जो पृथ्वी है अपने अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 डिग्री, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.0 डिग्री, दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 23.5 डिग्री पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, यानी जो टिल्टेड है यानी झुकी है वो होगी 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा जाए कि अपने अक्ष पर कितने डिग्री उठी हुई है। अगर हम बात करें उठी हुई की तो 66.5 डिग्री है वो अपने अक्ष पर उठी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 23 किलोमीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें पूछा है परिक्रमा पथ। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो परिक्रमा जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इसमें वो पूछा है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी परिक्रमा के दौरान तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट दिया है 30 किलोमीटर हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर हमसे जनरली देखा जाता है कि जो पृथ्वी है इसकी शेप है पथ की वो गोलाकार न होकर यहाँ पर जो इसकी शेप है वो दीर्घवृत्तीय कार है। कहने का मतलब अगर हम बात करें इस गोले को थोड़ा हम बाहर की तरफ निकाल दे, इस हिस्से को बाहर निकाल दे और इसको हम थोड़ा बाहर निकाल दे तो इसको कहेंगे हम दीर्घवृत्तीय। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो होगी दीर्घवृत्तीय। यहाँ पर एक केंद्र न होकर ऐसा माना जाता है जो इनके बीच है 2 केंद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब इनके बीच दूरी होती है, यहाँ पर पृथ्वी होती है और यहाँ पर पृथ्वी होती है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी औसत दूरी है वो होगी 14.96 करोड़। कहने का मतलब 14.96 करोड़ ये रहेगी इसकी एवरेज डिस्टेंस। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जब इसकी मैक्सिमम दूरी होती है तो 20 है इसमें ऐड करना है और जो 20 है इसमें कम करना है। यानी जब मिनिमम दूरी होगी वो इतनी होगी माइनस करने पर और जो मैक्सिमम दूरी होगी ये इतनी प्लस करने पर। तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम दूरी है और मिनिमम दूरी है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी होगी उसे कहा जाएगा अपसौर और जो मिनिमम दूरी होगी उसे कहा जाएगा उपसौर यानी पेरिहेलियन और ये होगा अप। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ज्यादा दूरी होगी वो होगी 4 जुलाई के दिन और जो कम दूरी होगी वो 3 जनवरी के दिन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो 3 जनवरी है वो मिनिमम दूरी कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो ठंड होती है। लेकिन इसका कंसेप्ट ये रहेगा कि जब 3 जनवरी होती है यहाँ पर जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध के करीब चला जाता है और जो उपसौर है और अपसौर है इसी के कारण जो दक्षिणी भाग है पृथ्वी का वहां पर जो ठंड और गर्मी है 7% ज्यादा गर्मी और ठंड का अनुभव दक्षिणी भाग को हमसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी होगी अपसौर या फिर अपेलियन या फिर कब होती है 4 जुलाई के दिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अपसौर। इसके बाद जब हम बात करें अपोजी की और पेरिजी की तो यहाँ पर ये दोनों घटनाएं हैं ये चांद से संबंधित पाई जाती है। जहां पर जब चांद है अगर हम उसकी एवरेज दूरी ले पृथ्वी से तो 3,84,400, इसके बाद 20 इसमें ऐड करना है और जब 20 है यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी होगी वो 4,05,000 इसके करीब होगी और जो 3,63,000 इसके समथिंग होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी है उसको हम अपोजी और जो
मिनिमम दूरी है इसको हम पेरिजी यानी अपबू और उपबू के नाम से इनको पुकारा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो 4 जुलाई है वो हमारा आंसर रहेगा और इसको कहा जाता है अपसोर या फिर अपहेलियन। अपहेलियन के नाम से इसे पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसोर, अपसोर, अपोजी और पेरिजी। यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी होगी उसको अपसोर यानी कि अपहेलियन के पेरिहेलियन के नाम से पुकारा जाएगा और ये होती है 3 जनवरी के दिन। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यहाँ पर पूछा है कि किस दिन है जो मिनिमम दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की? 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई और 21 मार्च। तो सबसे निकट होती है वो 3 जनवरी के दिन होती है और इस दिन उपसौर की जो स्थिति है वो बनती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर पूछा है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस सिद्धांत को किसने सबसे पहली बार पेश किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन। जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो सापेक्षता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और जब हम बात करते हैं गैलीलियो की, तो खगोल शास्त्र में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो लगभग गैलीलियो का ही रहेगा। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स के पिता, तो ये भी हमारा गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज, तो ये भी गैलीलियो। इसके साथ साथ दूरबीन, पेंडुलम, अगर मोटी खोज जो आज के टाइम हम यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गैलीलियो का रहेगा। और जब हम बात करते हैं कोपरनिकस की, तो यहाँ पर इस सिद्धांत को पेश किया था कोपरनिकस के द्वारा। और जब हम बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, तो सर आइजैक न्यूटन है तो लॉ ऑफ मोशन, गति के जो 3 नियम थे वो दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। अगर इसका पूरा नाम पूछे तो सर आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यहाँ पर गैलीलियो, न्यूटन, पाणिनी और कोपरनिकस। तो यह सबसे पहले किया था कोपरनिकस के द्वारा। इसके बाद जब हम बात करते हैं पाणिनी की, तो पाणिनी एक ऋषि थे जिन्होंने एक रचना की थी संस्कृत की बुक अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी संस्कृत की बुक की रचना की थी। और जो पानीपत है हरियाणा का जिला पाणिनि ऋषि के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वरामिर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वरामिर है उसका यह मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य, विषु देवता पापी। तो यहाँ पर जो भास्कराचार्य है उन्होंने जो पृथ्वी के द्वारा लगने वाले समय की गणना की थी सबसे पहली बार। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उतनी दूरी पर अस्तित्व विहीन होता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, दिन और रात, ग्रीष्म और शीत। तो यहाँ पर पूछा है कि जो प्रदीप्ति, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदीप्ति शब्द की। तो यहाँ प्रदीप्ति शब्द का मतलब रहेगा एक तो जिस भाग पर प्रकाश पड़े और दूसरा भाग जो अंधेरे में रहे। तो यहाँ पर ये 2 भागों में बांटेगा। तो दिन और रात की जो संभावना है यहाँ पर
संभावना या फिर कंडीशन यहाँ पर बनती है प्रदीप्ति के व्रत के कारण। तो कौन से दो भाग होंगे, दिन और रात की संभावना बढ़ती है। जब हम बात करते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की, तो ये बांटेगी हमारी भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो भागों में, नॉर्थ और साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में बांटती है। और जब हम बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी की, तो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, वो पृथ्वी को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, इक्विनोक्स विषुव होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो इक्विनोक्स शब्द है वो होगा जहां दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है दो भागों में बटी है, भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है। तो जो सूर्य है 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पर भूमध्य रेखा पर होता है, और इस दिन और रात है वहां पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इक्विनोक्स होगा दिन और रात। अगर हम पूछे जाए कि जो दिन और रात बराबर कब कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुव के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है। यहाँ पर शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव और वसंतकालीन विषुव। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो यहाँ पर जो मौसम है, इस तरह जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो यहाँ पर जो 4 विषुव और संक्रांति, 2 संक्रांति बनती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पृथ्वी की जो रेखाएं हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा, और 0 डिग्री है, इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो सूर्य होता है वो 23 डिग्री और 23 डिग्री जो साउथ है मकर, इनके बीच ही रहता है। यहाँ पर हम प्राय देखते हैं तो 2 बार भूमध्य रेखा पर, 1 बार कर्क रेखा पर, और जो 1 बार है वो मकर रेखा पर जाता है। जब हम बात करते हैं कर्क रेखा पर, तो 21 जून और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर। और जब हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो यहाँ पर 22 दिसंबर के दिन जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो 23 सितंबर है इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर जब विषुव पर, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है विषुव के नाम से, तो यहाँ पर जब 2 बार होगा तो यहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब 23 मार्च को देखते हैं तो यहाँ पर विषुव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो 23 मार्च को होगा वसंत विषुव। कहने का मतलब जो वसंत का आगमन है वो 23 मार्च से माना जाता है। और जो 23 सितंबर है यहाँ से शीत ऋतु का आगमन माना जाता है। तो यहाँ पर जो 23 सितंबर है यहाँ इसको कहा जाएगा शरद विषुव के नाम से, और इसके बाद जब हम बात करते हैं 22 दिसंबर की, तो यहाँ पर 21 जून और 22 दिसंबर की, तो यहाँ पर संक्रांति कहा जाता है। जब हम बात करते हैं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर में यहाँ पर ठंड होती है। तो ठंड के कारण यहाँ पर इसको शरद संक्रांति या फिर विंटर सोलिस्टिक। और इसके बाद जब हम बात करते हैं 21 जून को, तो यहाँ पर ग्रीष्म संक्रांति यानी समर सोलिस्टिक के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर पूछा है 23 सितंबर के दिन, तो 23 सितंबर के दिन शरद विषुव यानी शरद विषुव यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमने वो बता दिया है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि कौन सा किस दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 91 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो दिन और रात होते हैं, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो अपने अक्ष पर खड़े खड़े घूमती है, उसको कहते हैं हम परिभ्रमण।
या फिर इसको नाम से अन्य नाम से जाना जाता है घूर्णन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो घूर्णन के कारण है यहाँ पर दिन और रात बढ़ते हैं। जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता वहां पर रात बढ़ती है। तो यहाँ पर जो भू परिभ्रमण है यहाँ पर दिन और रात इसके कारण बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी तिथि है या तिथियां है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 23 सितंबर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो सूर्य होता है 23 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव रेखा पर होता है, और इसी कारण यहाँ पर दिन और रात बढ़ते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 मार्च को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दिन और रात बराबर पाए जाते हैं इसी के दिन। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसमें पूछा है कि जब दिन और रात है वो, तो वहां पर सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण पड़ती है तो दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन, स्थान की अक्षांशीय विस्तार, पृथ्वी का नक्त अक्ष पर परिक्रमण। तो यहाँ पर पूछा है दिन और रात्रि समय में विस्तार में विभिन्नता होती है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का झुके होने के कारण और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है इसी के कारण यहाँ पर दिन और रात के विस्तार में विभिन्नता पाई जाती है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 मार्च, 25 दिसंबर, जून 22 या फिर फरवरी 14। तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ का मतलब रहेगा जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होगा, जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होगा तो हमारी परछाई है वो ना के बराबर बनेगी। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे सूर्य हमारे सिर पर आता है तो वहां पर जो प्रकाश है या फिर जो छाया है, शैडो है, वो कम मात्रा में बढ़ती है। तो यहाँ पर जब जून 21 या फिर जून 22 को सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है तो यहाँ पर सबसे छोटी छाया हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पर जून 22 को या फिर जून 21 को सबसे छोटी छाया बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनतात को देखा जाता है? यहाँ पर पूछा है कि जो समर सोलिस्टिक, जो समर सोलिस्टिक है वो कब पाया जाता है? 21 जून, 5 अगस्त, 18 जुलाई और 19 दिसंबर। जो 21 जून है यहाँ पर समर सोलिस्टिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या फिर किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आयंतित को देखा जाता है? इसमें पूछा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर जो ठंड की स्थिति है वहां पर कब बढ़ती है? 22 दिसंबर, 5 अगस्त या फिर 10 जनवरी। तो यहाँ पर शीतकाल आयतात या फिर विंटर सोलिस्टिक है ये होगा 22 दिसंबर की। तो यहाँ पर केवल एक है वो हमारा आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनतात को देखा जाता है? तो यहाँ पर उल्टा होता है। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो दक्षिणी भाग में ठंड होती है, और जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो दक्षिणी भाग में गर्मी पाई जाती है। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखनी है, कहने का मतलब उल्टा होगा। तो यहाँ पर 22 दिसंबर है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनतात को देखा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु देखनी है। तो यहाँ पर 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी और 21 जून। ये बताया था कि यहाँ पर उल्टी परिस्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो 21 जून है तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनतात को देखा जाता है। 21 जून को शीतकाल या फिर सोलिस्टिक अयनतात को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिमी में, दक्षिणी में। तो यहाँ पर पूछा है
कि जो शीतकाल है 21 जून को किस ऋतु में कहाँ पर होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 21 जून को शीतकाल आयतांत देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो यहाँ पर 22 दिसंबर, 22 जून, 22 मार्च या फिर 22 सितंबर। जो 22 दिसंबर है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मकर रेखा पर सबसे ज्यादा चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, और जब हम बात करें है साउथ की, तो यहाँ पर 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं 22 दिसंबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 21 जून। तो यहाँ पर 21 जून हमारा आंसर सही रहेगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून और 21 अप्रैल। तो यहाँ पर हमें देखना है कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो 21 मार्च के दिन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो 21 जून है यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा दिन पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि 14 घंटे के करीब यहाँ पर दिन पाया जाता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च और 22 जून। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा वो 22 दिसंबर के दिन होगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा दिन होता है, अलग अलग गोलार्धों के नाम पर इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ष का बड़ा दिन होता है वैसे तो देखें हम 22 दिसंबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी तिथि को सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। तो यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है इसको देकर ना पूछा जाए, तो नॉर्थ के हिसाब से वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो 22 दिसंबर है इसके, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो गोलार्ध होता है, जो ग्लोब होता है भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है। यहाँ पर नॉर्थ और ये होगा साउथ। और इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर की, जब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर की, तो यहाँ पर ये पश्चिमी भाग और ये होगा पूर्वी भाग। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं भारत की लोकेशन की, तो भूमध्य रेखा से ऊपर ये होगा उत्तरी और ये होगा दक्षिणी, और यहाँ पर जो होगा वो होगा पूर्वी। जब हम बात करते हैं भारत की लोकेशन की, तो 8.4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37.6 मिनट नॉर्थ, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी सिरे की, तो यहाँ पर 68.7 पूर्वी मिनट, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर 97.25 मिनट पूर्वी। ये हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पूछा जाए कि जो ये भाग है दक्षिणी भाग पाया जाता है, लेकिन इसको हम नॉर्थ क्यों लिखते हैं, और ये भाग है पश्चिमी होता है और इसको हम पूर्वी क्यों लिखते हैं? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो इससे ऊपर होगा वो होगा नॉर्थ भाग। तो जो 8 डिग्री रेखा है यहाँ पर भारत पाया जाता है, और जहाँ पर 68.7 है ये होगी पूर्वी के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर इस रेखा से इसे जाता है। तो यहाँ पर जो भारत की होगी ये होगी पूर्वी और नॉर्थ और ईस्ट। तो यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी भाग के अंतर्गत ये पाया जाता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो सबसे छोटा दिन वो होगा हमारा 22 दिसंबर की। तो यहाँ पर भारत में पूछा है तो 23 दिसंबर हमारा आंसर रहेगा। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी पाई जाती है? तो यहाँ पर हमें देखना है 21 जून, 22 दिसंबर, 22 सितंबर और 3 जनवरी। तो यहाँ पर हमें देखना है
कि जो पृथ्वी है और जो सूर्य है इसकी औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ मानी जाती है। और इसके बीच जो दीर्घवृत्तीय होने के कारण कभी कभी न्यूनतम दूरी और कभी कभी है वो कभी कभी न्यूनतम दूरी और कभी कभी अधिकतम दूरी पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी है वो होगी हमारी 3 जनवरी के दिन। इसको बोला जाता है उपसौर या फिर पेरी हेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पृथ्वी होती है 365.25 दिन में एक चक्कर लगाती है। यहाँ पर जो पॉइंट 25 है यानी कहने का मतलब 1/4 भाग है, इसको हम 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब लीप ईयर होता है तो यहाँ पर 366 दिन एक साल में काउंट करते हैं। और इस तरह हम फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा 29 फरवरी तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार हमसे देता है कि जो 4 है उससे भाग करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली ऑप्शन है वो 4 से भाग होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब 4 से भाग हो और तो आंसर ना आए तो हमें 400 से भाग कर लेना है और उसके बाद हम लीप ईयर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो यहाँ पर जो मध्य रात्रि का सूर्य है ध्रुवों पर देर रात तक सूर्य का चमकना, ये होता है हमारा मध्य रात्रि का सूर्य। जो ध्रुवों पर देश पड़ते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर ये है मध्य रात्रि का सूर्य देखा जाता है। जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मध्य रात्रि का देश है वो कौन सा है? तो नॉर्वे मोस्टली हमारा ऑप्शन में रहता है। तो नॉर्वे हमारा आंसर सही रहेगा। ऐसा देखा जाता है कि 16-16, 17 घंटे का दिन यहाँ पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो यहाँ पर जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र है यहाँ पर मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र और जापान के पूर्व में। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर जो ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति, वसंत और विषुव, तो यहाँ पर हमें देखना है विषुव की कंडीशन जब होती है जब भूमध्य रेखा पर या फिर विषुव रेखा पर सूर्य चमकता है। तो यहाँ पर हमें देखना है 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसके दिन विषुव की संभावना बड़ी होती है। और हमें देखना है जो वसंत विषुव होता है वो 21 मार्च के दिन, और जो शरद विषुव होता है जो शरद विषुव यानी कहने मतलब शरद का आगमन होता है वो 23 सितंबर से माना जाता है। इसके बाद जब 21 मार्च को, 21 जून को जो कर्क रेखा पर होता है और जो मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर इनको संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म संक्रांति 21 जून, शीत संक्रांति 22 दिसंबर, जो वसंत विषुव है वो होगा 21 मार्च और जो शरद विषुव है वो होगा 23 सितंबर को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो यहाँ पर पूछा है कि जो सूर्य ग्रहण है इसमें कौन मध्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो ऑप्शन होते हैं पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, कोई अन्य, अगर हम इसको चाहे तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। कोई अन्य ग्रह, सूर्य, इसको तो हम कट कर सकते हैं। अब आई बात ऑप्शन से हिट करने की। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ से हम किससे देख रहे हैं? पृथ्वी से हम देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? सूर्य को। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पृथ्वी से हम सूर्य को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बीच में आया होगा। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बीच में आता है। तो यहाँ पर होगा चंद्रमा हमारे बीच में आता है।
और जब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सरल रेखा में होते हैं तो इनको हम एक अन्य नाम से जान देते हैं, सिजगी या फिर युति या फिर वियुति के नाम से जानते हैं। युति या वियुति या फिर सिजगी, इनको एक नाम से पुकारते हैं। इसको अन्य जब तीनों एक लाइन में हो तो इनको हम सिजगी के नाम से पुकारते हैं। तो कोण मध्य में होता है चंद्रमा, हमारा आंसर रहेगा। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो चंद्रमा है वो बीच में मिलेगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, नहीं। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन, केवल पूर्णिमा के दिन, बी और ए, न बी न ए। तो यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण होता है वो केवल अमावस्या के दिन पाया जाता है। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसे कुछ आभार व अवनमन है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर का चंद्र का प्रक्षेप होता है, वर्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इसे तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। जो पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसकी तुलना में, यानी कहने का मतलब जो चंद्रमा की छाया होती है वो यहाँ पर छोटी पड़ती है सूर्य की, पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है हमारा सही रहेगा। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में बढ़ जाती है? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग। तो यहाँ पर जो 2 भाग है उसमें छाया बढ़ जाती है। हीरक वलय, ईश्वर की आंख, बैली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से है? तो यहाँ पर हमें देखना है डायमंड रिंग इसका इंग्लिश में नाम मिलता है, या फिर हीरक वलय। जब हम देखते हैं जो चंद्रमा की छाया है वो सूर्य पर पड़ती है तो यहाँ पर इस तरह जो इसको ये ढक लेता है, तो यहाँ पर एक हीरक वलय की कंडीशन पाई जाती है। और हम देखते हैं जो हीरक वलय होती है वो मैक्सिमम 8 मिनट तक ही देखी जा सकती है। कहने का मतलब 8 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हीरक वलय होगी वो सूर्य ग्रहण से संबंधित पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, केवल पूर्णतः पश्चिम के परिधीय क्षेत्रों में, केवल पूर्णतः पश्चिम के केंद्रीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो परिधीय क्षेत्र है यहाँ पर इनको देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे का अगली वीडियो में।